हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। नौवां वीडियो आज नौवां सेट का। 9 सेट हुए हैं, यानी कि 9 सेट में तकरीबन सभी टाइप्स के क्वेश्चन हुए हैं। हर एक सेट का वीडियो आपके सामने उपलब्ध है। मैं शुरू कर रहा हूं आज का 9वां दिन का सॉल्यूशन। सवाल कह रहा है कि एलसीएम एसएफ का दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 1920 है। एलसीएम 1920 है, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है, 1920 है। और महत्तम समवर्तक HCF इसका 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या कितना है? तो आपको पता है फर्स्ट नंबर 28 है तो 128 है, तो सेकंड नंबर कितना आपको बताया गया है कि अगर आपको निकालना है कभी तो आपको पता है कि एलसीएम गुने HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मुझे लगता है कि बन जाएगा आपसे फर्स्ट इंटू सेकेंड। कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1920 गुने 16 बराबर 128 गुने सेकेंड नंबर। 16 8 28 से 8 से 8 दूनी 16, 8 चौका 32, यानी कि 240 बार में, यानी कि सेकेंड नंबर कितना होगा? 240 होगा। मुझे लगता है कि बात आपको स्पष्ट है। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा BC को D पर समत्रिभाजित करता है। देखो बाबू, BC को D पर समत्रिभाजित करता है, अगर यहाँ पर कर रहा है समत्रिभाजित ऐसे, तो ये बात समझिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा या फिर आपको डायरेक्ट बांटना होगा। ये मान लो कि 20 कितना कितना है, 10-10 सेंटीमीटर भुजा है, 10-10 हुआ, ये 10-10 हुआ होगा सब, ठीक है। अब ये 3 भाग में बांट रहा है, तो यहाँ से यहाँ 10/3 होगा, यहाँ से यहाँ 10/3 होगा, और यहां से यहां, चूंकि इधर दोनों तरफ समद्विबाहु बनेगा ऐसे, ये 10/3 होगा। बहुत लोगों को जिनका ज्योमेट्री पढ़ा हुआ नहीं होगा उनको कवरेज एरिया से बाहर होगा ये, ठीक है। 10/3 है। अच्छा, अगर साइड 10/3 है तो माध्यिका आपको जानते हैं क्या होता है? एक ICMS होता है जी, ICMS 1 2 3 2√3, यानी कि इन रेडियस, सर्कम रेडियस, मीडियन और साइड, इसका अनुपात होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक बार समबाहु त्रिभुज का वीडियो हम बनाकर डालेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर AD माध्यिका, ये AD जो लाइन था समद्विभाजित कर रहा था, ये मान लीजिए कि बीच वाला बिंदु है, यानी कि M है। तो हमारा M आपका ऊंचाई है, इसका M क्या है? इसका ऊंचाई है, और मीडियन ही ऊंचाई होता है इसमें समबाहु त्रिभुज में। तो कैसे निकलता है? 2√3 बराबर आपका 10 दिल है, ऊंचाई निकालना है ना, यानी कि ऊंचाई अगर M निकालना है, ऊंचाई कौन है? हमारा M है, तो M निकालना है तो यहां पर रखना होगा, जानते हैं 3, तो ये हो जाएगा आपको 5√3। यानी कि आप देखिएगा इस त्रिभुज में तो M आया 5√3, ठीक है। और जो DM है, DM यहां से यहां वाला जी, तो 10/3 का आधा है ये, यानी कि 5/3 है। और हमें निकालना है AD, तो AD स्क्वायर बराबर M स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, ठीक है। और AD स्क्वायर हमारा कितना हो गया, ये निकालना है। तो M स्क्वायर मेरा कितना था? 5×5 25 75, और DM स्क्वायर मेरा कितना हुआ? 5×5 25/3 9, 25 75 गुने 25 करेंगे, जो भी आएगा। अब मैं कम करता हूँ, 25 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 + 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 गुने 9 27 और 1 28/9। आप एक काम कीजिए, ये है AD स्क्वायर बराबर, AD स्क्वायर बराबर कितना होता है? तो AD स्क्वायर बराबर कितना होगा? AD बराबर कितना हो जाएगा? तो √28/9, तो मेरा होगा 5/3 तो हो जाएगा, और 2 गुने √7 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 5 नहीं 10/3 √7। इसका ऐसा फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला बहुत रेयरली पूछता है, बहुत कम पूछता है। ज्योमेट्री के बेहतरीन क्वेश्चनों में से था। वैसे इसका सिंप्लीफाई रूप क्या होता था, मैं बता रहा हूं कि आपको भुजा बटा, देखिए AD स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, AD स्क्वायर बटा AB स्क्वायर जो आपको आ जाता है
वो आता है AD स्क्वायर और AB स्क्वायर यानी कि 10 दहिए 100, यानी कि यहाँ पर भुजा स्क्वायर 7/9 7/9 AB स्क्वायर होता है। यानी कि अगर 7/9 हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर 7/9 गुने AB यानी कि 10 का स्क्वायर। तो क्या ये आ जाएगा आपका, हाँ आपको याद रखना है इस फॉर्मूले के लिए कि कभी भी समत्रिभाजित करे तो एक बार याद रखिए, समत्रिभाजित करे तो AD स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर 7/9 होता है, ठीक है। लेकिन ये याद रहता नहीं है, आपको कैलकुलेट कर लेना है तो निकल जाएगा। यानी कि AD स्क्वायर हमारा वैल्यू AD निकालना है तो हमारा क्या करना होगा, AB का वैल्यू यानी साइड का वैल्यू लिखना होगा। साइड का वैल्यू कितना, 10 दाहिए 100। तो यहाँ पर से भी निकाल सकते थे इस फॉर्मूला से, AD स्क्वायर बटा 100 बराबर 7/9 और 7/9 हो जाता तो AD बराबर हमारा निकलता, AD बराबर निकलता 10/3 और गुने √7। आपको 10/3 गुने √7 ऐसे भी सॉल्यूशन करके इतना लंबा चौड़ा रहा था, मुझे नहीं लगता था कि इसको एग्जाम में बनाना था, आपको छोड़कर स्किप करके बढ़ना था, लेकिन ये याद रहता है तो याद रखिए। AD स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर 7/9। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, एक वस्तु के 1500 रुपए के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी गई। 1500 रुपया घोषित मूल्य था, यानी कि MP था, अंकित मूल्य था, उस पर छूट दे दिया गया कितना परसेंट, 20%। इस पर 20% डिस्काउंट देंगे तो इसका 20% 1/5 300 यानी 1200 में बिकेगा। इसका 20% समझ रहे हो, 1/5 का मतलब कितना, 300 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा पता है, 1200। यानी कि ये इसका 1200 में खरीदा, क्रय मूल्य हुआ 1200, ठीक है। अब कह रहा है कि तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए कि वह वही वस्तु 1104 में बिके। तो 1104 में बेचने के लिए जानते हैं कितना छूट देना होगा, कितना बेचने के लिए छूट कितना देना होगा पता है, कै रुपये घटा के आएगा, ये 96 रुपया लगता है घटा के आएगा। 96 रुपया अगर घटा के आ रहा है तो भैया 1200 में 96 रुपया छूट देना होगा, तो कितना परसेंट छूट, डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना, 96 रुपये छूट देना होगा, तब ना जाके 1104 में बिकेगा 1200 की वस्तु। यानी कि काटिएगा तो 12×96 8%, इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग सब समझदार हैं, समझ रहे होंगे। पहले वस्तु को 20% छूट दिया गया, कितना और छूट देंगे 1104 में बिके, तो यहाँ 96 रुपये 120 का कितना परसेंट है, निकल गया आपको। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक है, 30 वर्ष से अधिक है, 30 वर्ष से अधिक कितने लोग हैं, 60% लोग हैं, और उसमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। तो 75% पुरुष और शेष महिला, 75 और 25 का आंकड़ा है, तो 25 या 75 3:1 में, ठीक है। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है, तो देखिए ना कितना परसेंट हो गया, ये 60% था ना ये, तो 3 और 4 बराबर 60, 1 बराबर 15, तो 3 बराबर 45% और 1 बराबर 15%, यानी कि 45% और 15% है। यहाँ पर मैन है और ये वमन, 75% पुरुष थे तो शेष महिलाएं यानी 25%। आप देखिएगा तो यहाँ 45% टोटल का आपका पुरुष हैं श्रमिक, तो पुरुष श्रमिक की संख्या यहाँ पर कितना दिया है, 1350। तो आप लिखिएगा 45 है 1350 है, तो किसकी संख्या निकालना है आपको, कुल श्रमिकों। तो कुल श्रमिक कितना, हम कुल माने थे पहले, कितना कुल 100 माने थे, तभी ना उसका 60% निकला ये, तो कुल 100% यानी 100 निकालेंगे कुल, तो निकल जाएगा कितना, 45 से कितने बार में कटता है, 1300 कितने बार में कटेगा, 30 बार में, 30 यानी कि 3000 लोग था टोटल, 3000 में से उसका 60% ऐसे था, बांटा 25% 75%। देखो 30 वर्ष से अधिक आयु वाले 60 थे, उसमें से 75% थे पुरुष और महिला, मुझे लगता है कि काम हो गया है। अगला देखिएगा, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 लड़के हैं, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, तो 30 लड़के होंगे जी, लड़के 30, तो लड़कियां कितनी, 15 लड़कियां हो गई। लड़कियों का माध्य भार 45 है, इसका औसत भार कितना है, 45। लड़कों का माध्य भार 52 है, इसका 52 है, तो संपूर्ण कक्षा का यानी 45 का औसत कितना होगा, ये पूछ रहा है, लगभग कितना होगा। ठीक है, आपको देखना है, ये काट के देख सकते हैं, 15 दूनी 30,
15 तिया 15 कम 15 15 तिया 45, यानी कि संख्या 2:1:3 में है। क्या हमको टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं? इधर 3x, इधर ही आपको 45 और 52 दूनी 104, और यहाँ पर देखिएगा तो काटिएगा तो ये हो जाएगा 5 4 9 149 बराबर 3x बराबर, ठीक है। 149 3x बराबर होगा तो x बराबर 149/3, 3 का मतलब औसत भार हो गया 4 3 चौका 12 9 या 27, यानी 49 के करीब होगा। 49 के करीब कौन सा हो जाएगा? बी। मुझे लगता है कि बात आपको स्पष्ट हो। अगर ये 9 आता है पॉइंट 49.9, 3 चौका 12 तो 2 बच गया, 3 9 27 तो 2 बचा, तो 3 6 18 3 7 21 2 है। तो आप देखिएगा इसका आंसर 49 पॉइंट, अगर 49 3 7 21 7 के करीब आ रहा है तो इसका मतलब कि 50 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 49.7 आ रहा है तो 50 के करीब होगा। अगला बढ़ते हैं प्रश्न। अगला, यदि किसी धनराशि का 1/3 भाग 3% वार्षिक दर से और 1/6 भाग 6% के दर से तथा शेष भाग 8% के दर से दिया गया तो निवेश का कुल। मैं एक काम करता हूं, कुल मैं मान लेता हूं 600 रुपया। कुल मैं मान लिया निवेश कितना? 600। अगर 600 मान लिया कुल तो 1/3 यानी 200 को 3% पर लगाया और शेष 1/6 यानी कि 100 को 6% पर, और शेष 2 और 1 3 तो 300 बच के शेष, तो 300 को 8% पर। ब्याज की बात है, एक साल का लगाया है इस पर, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 रुपये ब्याज, यहाँ पर कितना 6 रुपये ब्याज और 24 रुपये ब्याज, 24 और 12, ये टोटल ब्याज जो है सो कितना हो गया? 200 का 3% 6 रुपया, तो 6 6 12 24 12 36 रुपये ब्याज आ रहा है। और ये 36 रुपये ब्याज है सो रियल में ब्याज कितना है? ये जो 36 है सो रियल में ब्याज है 600। हमको 36 बराबर 600 रुपये लिख देना है और मुझे निकालना है क्या? मूल राशि, संपूर्ण राशि। संपूर्ण राशि कितना था? 600। कुल राशि हम 6 माने थे ना, उसी को न लगाए थे अलग अलग धन पर, तो 36 बराबर 6, यानी कि आपका हो जाएगा 1 पर 4 0, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया कुल धन था, यानी कि आंसर कौन सा? डी हो जाएगा। मैं प्रश्न अगला की तरफ बढ़ता हूं। 46 के बाद 47 देखिएगा। एक बैलगाड़ी 80 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करता है। 80 किलोमीटर 10 घंटे में तय करता है। आधी दूरी 3/5 समय में तय करता है। आधा दूरी यानी 40 किलोमीटर 3/5 समय में, यानी 6 घंटा में। आधी दूरी 80 का आधा कितना? कुल दूरी 80 और समय दिया हुआ है। कुल दूरी 80 था और कुल समय आपका था 10, तो ये 40 किलोमीटर 6 घंटा में चला है। तो 40 किलोमीटर और चलने के लिए आपके पास समय जो बचा हुआ है सो 4 घंटा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। शेष दूरी कह रहा है ना कि बैलगाड़ी 80 किलोमीटर 10 घंटा में तय करनी है। आधा दूरी 3/5 समय में तय कर लिए। 3/5 किसका? 10 का, तो 10 का 3/5 कितना हो गया? 6 घंटा, यानी आधा 6 घंटा में चल गया। अभी भी बचल है उसके पास कितना घंटा? 4 घंटा, और दूरी बचल है 40 किलोमीटर। तो शेष दूरी को तय करने के लिए बैलगाड़ी का चाल कितना होगा? बैलगाड़ी का चाल 10 के चाल से चलेगा, मसर एकदम, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इस तरह का दिया हुआ है और पूछ रहा है आपसे कि बताइए ये क्या है। तो 3/70 है और 3/286 है और 1/42 है, 1/66 है। 1 मिनट, और ये 1/130 है और 1/170 है। तो यहां पर तो गड़बड़ लग रहा है। 7 6 42 टूट रहा है, 11 6 66 टूट रहा है। नहीं बात हो रही, बन रही। 3 का अंतर में कैसे तोड़ सकते हैं इसको? 14 5 70, 28 14 5 70 नहीं, 10 7 70, 10 गुने 7। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 7 गुने 10। एक मिनट हो जाएगा। ये आपको हुआ है क्या पता है? इसको थोड़ा सा लिखना होगा ऐसे, 3/70। 3/70 को हम तोड़ते तो जानते हैं 3 के अंतर पर 10 गुने 7 तोड़ते, यानी कि 7 गुने 10,
और अगर 10 गुने 13 अगला तोड़ना होता तो हमको तोड़ते 10 गुने 13 130 आता। ठीक है, तो ये 3 बटा होता है, 1 बटा 130 हो गया। अब यहाँ पर हमको तोड़ना होता, जानते हैं कितना, 13 गुने 16, कोई आता है क्या, 16 48 और 16 का 16 208, नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है इसमें। तब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से, तब आपको थोड़ा इसको फोकस करना होगा। देखिए ये सवाल अगर हम लोग जिस तरह से देख रहे थे सॉल्व करके, वैसे होगा नहीं, इसको ऑथेंटिक जाना होगा। क्योंकि वैसा होता ना तो देखिए कैसे टूटता है। ये अगर मान लो टूट रहा है कितना में, ऐसा होता तो क्या होता, ये 7 गुने 10 टूट रहा है, तो अगला 10 गुने 13 टूटना था चाहिए, और अगला 13 गुने 16 टूटना चाहिए, जो कि टूटेगा नहीं। ये सब ये है ही नहीं। वो जब नहीं होता है तो इसको हटाइए और सिंप्लीफाई कीजिए। अब सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, सिंप्लीफाई करने का तरीका, इसमें जितना मैक्सिमम कॉमन हो सकता है निकालिए। 1/14 कॉमन हो रहा है, यहाँ पर 3/14 25 70, 3/5 और 1/14 42 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 66 है, ये 6 2 8 11 से कट रहा है, यानी कि मैं कर सकता हूँ कि 66 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 6 चौका 24 नहीं कटेगा, 22 से कटेगा, तो 22 निकाल देता हूँ कॉमन, तो ये 1/3 हो जाएगा, 22 3 66, और ये 3 बटा हो जाएगा 22 एक बार में, 22 3 66 13 बार में कटेगा। यहाँ पर मैं 1/10 कॉमन ले लूंगा, किसमें से, ये दोनों में से। ठीक है, तो ये दोनों में से 10 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/13 और प्लस 1/17। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसको देखिएगा, यहाँ पर 5 3 15 और आपको 3 3 9 9 5 14, तो ये 1/15 मिलेगा, क्योंकि 14 यहाँ से कट जाएगा इससे। ठीक है, 5 3 15 और 3 3 9 और 5 9 और 5 कम 5, तो 9 5 14, तो 1/15 हो जाएगा। यहाँ पर 13 कम 13 और 3 3 9 13 9 22, 22 से 22 कैंसिल और 1/ यहाँ पर 39 हो जाएगा। इसको मैं देखिए 1/10 से गुना ये कर रहे होंगे, 13 और 17 आपका जोड़ने पर आएगा 30 में से 30 से 10 कटेगा तो बचेगा यहाँ पर 3, और 3/221 आ जाएगा ये गुना करने पर। ठीक है, करके देखिएगा। अब यहाँ से लेना है, अभी दोनों में भी दिक्कत है कि 221, तो 13 और 17 का गुणनफल है तो ये होगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इसमें से निकालते हैं आपको 3, इसमें से 3 निकालेंगे तो ये 1/5 प्लस 1/13 होगा, 13 3 39, तो 13 और 5 18, 18 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि इसको भी देखिएगा तो 6 ऊपर में और 13 5 65 नीचे में। ये कैसे ले रहे हैं सर, 13 और 5 18, तो 3 6 18 6 बटाइए, और इधर मिला 3/221। अब ये 65 है, अब ये 221 है, ये 13 इसमें कॉमन हो रहा है, तो अगर 13 कॉमन लीजिएगा इसमें से तो 1/13 हो गया। यानी कि कॉमन लेने वाला सिस्टम ये थोड़ा जटिल दे दिया। 6 ये हो जाएगा कितना 5, और ये हो जाएगा 13 से 17 बार में था ना, तो 3/17। अब यहाँ पर देखिएगा क्या दिक्कत है, 17 छक्का 102 और 5 3 15, यानी कि 1/13 गुने 102 प्लस 15, 102 प्लस 15 कितना हो जाएगा 117, और बटा में 5 गुने 17 5 85, ये यहाँ से कटेगा 13 9 17 यहाँ से 9/85। जो लोग भी एग्जाम में बनाएंगे, बहुत टफ है, आपको इसको आराम से छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से फंक्शन में आ नहीं रहा था। मैंने कई तरीके अपनाया, देखियो मुझे भी पहली बार दिखा तो दिक्कत होगा, जब नहीं दिक्कत होगा तो फिर ट्रिक निकालिए कैसे कॉमन लेंगे। ये जटिल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है, 5% के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है, तो यानी कि 5 3 15 बराबर 1200। अगर प्रिंसिपल 100 रुपये मानते हैं ना, तो ब्याज होता है, जो ब्याज जो होता है सो रेट गुने टाइम होता है जी, याद रखिएगा। 100 रुपये के ब्याज कितना 15 रुपया, और ये 15 दे रखा है, सो कितना दे रखा है 1200। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी साधारण ब्याज की बात नहीं कर रहा है, क्या दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुछ नहीं कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज में तो बताया ही है कि भाई 5% दिया हुआ है 3 साल के लिए, और इतने ही समय में 1200 रुपया साधारण ब्याज दे रहा है, तो इतने ही समय उसी दर से इतने ही धन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5% का मतलब 1 क्या होता है 10, 5% का मतलब 1/20,
1% कितना होता है 20, और 3 वर्ष के लिए कह रहा है ना, 3 वर्ष के लिए, तो प्रिंसिपल कहाँ मानेंगे पता है, प्रिंसिपल मानेंगे 20 की पावर 3, और ये हो जाता है कितना 8000। अब मुझे ऐसा ही सोचना है, तो 8000 का एसआई जो होगा ना, सो 8000 का एसआई 1 साल का तो होगा 1/20 भाग, 3 साल का होगा इतना गुने 3, और जो सीआई निकालना है 8000 रुपये का, तो 8000 रुपये का सीआई निकालना है, तो मुझे कैसे निकालते हैं सीआई, आपको पता है सीआई निकालने के लिए आपको 20 से 21 कितना बार होगा, 3 बार होगा, तो 20 से 21 3 बार होगा, तो ये कितना हो जा रहा होगा 8000, और 21 से 9261 हो जाता है, यानी कि कितना रुपया, तो 1261 रुपये यहाँ पर ब्याज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ब्याज कितना आ रहा था, यहाँ पर ब्याज आ रहा था 10 से 10 कैंसिल, और 4 4 1200, तो 1200 रुपया यहाँ पर ब्याज है और 1261 रुपया यहाँ ब्याज है, तो डायरेक्ट ही आंसर हो गया कितना 1261। यानी कि जो धन माने हैं हम उसके लिए 1261 ही, 1200 यदि 1200 रुपया है, यहाँ पर लिखेंगे कि जो मेरा साधारण ब्याज आया है 1200 रुपया, वो एक्चुअल में भी 1200 रुपया ही है, इसीलिए मेरा सीआई निकाल के आया कितना रुपया 1261 रुपया, तो पूरा सीआई हमारा कितना हो जाएगा 1261 रुपया। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आया होगा। आज के सेट में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगला पढ़ते हैं। सवाल करें कि राजेश किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर वस्तु खरीदता है। इस वस्तु को 600 रुपये 660 में बेचने पर उसे 10% लाभ होता है। 10% लाभ होता है यानी कि 110 660 रुपया है बाबू। तो सीपी कितना पड़ा होगा, इसको खरीदारी पड़ा होगा 100 यानी कि 600 रुपया, यानी कि 660 में बेचने से 10% लाभ हो रहा है, यानी खरीदा है कितना में 600, और 600 में तब खरीदा है जब 25% छूट पर मिला है। तो 600 में तब खरीदा है जब 25% छूट पर मिला है, क्योंकि जितना में खरीदा था 25% छूट पर खरीदा था। 25% छूट का मतलब होता है 75 रुपये में मिलना, और 75 मिलना है तो यानी कितना है 100, तो सीपी निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए। सीपी हमारा कितना रहा होगा कि 25% छूट देने के बाद भी 600 में मिला होगा। समझ में आ रहा है बात, नहीं समझे? राजेश किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर वस्तु खरीदता है। तो वस्तु कितना में खरीद लिया 600 में तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना यहाँ पर है, देखिए वस्तु पर 25% छूट लेके 600 में खरीदा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य निकाल रहे हैं। अंकित मूल्य बराबर 75 बराबर 600, तो 100 बराबर कितना, कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा 25 तिया 75 और 25 का 100, 20 तिया 60, यानी कि 2 बार में कटेगा 200 बार में, 2 4 दूनी 800 रुपया, यानी कि 800 रुपया उस वस्तु का अंकित किया हुआ मूल्य था 800 रुपया। उस पर कितना किए 25% छूट दिए, उसके बाद 660 में बेचे तो 10% लाभ हो गया। सबसे पहले क्या कीजिए बेचा 660 में तो लाभ हुआ 10%, यानी कि खरीदा था डिस्काउंट पर कितना में 600 में। अगर खरीदा था डिस्काउंट पर 600 में यानी 25% डिस्काउंट था, यानी 75 में खरीदा था, तो 75 बराबर 600 है, तो क्रयमूल्य अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो अंकित मूल्य 100 हो जाएगा। यानी 800 के मूल्य वस्तु था, ओकरा में 25% छूट दिया तो 600 मिला, और 600 वाला को 660 में बेचा था, 10% लाभ हुआ था। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो रहा है। सवाल देखिएगा, कहता है कि 1 रुपये 50 पैसिया और 25 पैसे वाले सिक्के हैं 378, ये आपके पैकेज में हूबहू क्वेश्चन है। उनके मूल्यों का अनुपात मूल्य दिया हुआ है 11:7 और ये फेस वैल्यू दिया हुआ है। अब सोचिए बाबू, ये मूल्य दे रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 रुपया 13 रुपया मूल्य दे रहा है, तो उसका संख्या जानते हैं कितना रहा होगा, अनुपात में ही मान लेते हैं कि 1 रुपया 13 मूल्य दे रहा है, यानी कि 13 सिक्का होगा 1 रुपया, और 50 पैसा 11 रुपया मूल्य दे रहा है, यानी कि 22 सिक्का होगा। काहे कि 2 सिक्का मिलके 1 रुपया देगा 50 पैसा वाला, और 25 पैसा तो 4 गो सिक्का रहेगा तब 1 रुपया देगा, और दे रहा है 7 रुपया, यानी कि 28 सिक्का रहा होगा। मेरे अनुसार टोटल सिक्का कितना आ रहा है अनुपात में, अनुपात के अनुसार सिक्का कितना आ रहा है 3 2 5 8 5 13, यानी कि 63 सिक्का आ रहा है। 63 सिक्का आ रहा है मेरे अनुसार, लेकिन रियल में सिक्का कितना दिया हुआ है 378, 63 है सो 378 सिक्का है। मुझे निकालना है 50 पैसे वालों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, 50 पैसे वाला की संख्या कितना था, 50 पैसे वाला की संख्या 22 था, 22 रखिएगा। आपको एक ही नंबर कट रहा है 11 से, जो कि लगता है कि आप समझ रहे होंगे कौन सा कटेगा।
11 से, तो यहाँ पर 22 है इसलिए 11 से कितना बार में कट रहा है ये 6 बार में, तो 22 छक 32 से एक ही नंबर ही था 11 से कटने वाला, कौन सा 132। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल अगला कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल करो। 0.077 पर पूरे पर रेखरिंग और भागे दे रखा है और 7.33 पर रेखरिंग। आपको पता हो ऐसे रहने पर 77 ऊपर में और बटा जितने पर रेखरिंग उतना 99 और भागा दिया हुआ है 7 पूर्णांक, ये जितना पर है 33, डेसिमल को पूर्णांक में लिख दीजिएगा 33 बटा कितना 99, ये 99 लिखिएगा। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 77 बटा 999 गुने आपको ये जो हो रहा है ना कट जा रहा होगा ये 33 से, 33 एक बार में 33 दिया 99 1 बटा 3, तो 7 21 और 1 22 बटा 7 कैसे 22 बटा 3, तो 3 बटा यहाँ लिख देंगे 22, तो कटिएगा तो 11 7 77 11 दूना 22 और 3 से कितने बार में 111 बार में, तो 333 बार में, तो 333 दूने 606 यानी 7 बटा 666, जो कि यहाँ आंसर आ रहा है सी। थोड़ा कैलकुलेट करना, ये जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 99 होगा, ये भी हम कभी आपको डिस्कस करेंगे। अगला सवाल देख रहे हैं 71, ये दे रहा है फॉर्मूला ऐसा, आपको पता है बाबू कि ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देखिएगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो आएगा वो आएगा बटा में, अगर ये वाला ले आवे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बच जाएगा a माइनस बी। आप ठीक उसी तरह का देख रहे होंगे ये। अब यहाँ पर जो बचना था वो बचेगा, जानते हो क्या, a माइनस बी, और a के जगह पर कौन है 0.96 और माइनस 0.1, यही जो होगा सो आंसर होगा, और ये जो है सो 0.86 दिख रहा होगा, है कि नहीं। तो केवल इसी फॉर्मूले का यूज करके बनाना है। अब सवाल है कि सर इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर है, तो ये वाला कैसे कहाँ है, गुना करके देखिए ना एक में वही आएगा। मुझे लगता है कि इस फॉर्मूले पे कॉपी किया हुआ क्वेश्चन था, आपसे बन जाना चाहिए था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कहता है कि विक्रय मूल्य तय करने के लिए अंकित मूल्य को एमपी को कितना बढ़ा के रखना होगा कि 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ हो। जब भी ऐसा कहे कि कितना बढ़ा के रखें कि 10% छूट देने के बाद 20% लाभ हो, तो एमपी बटा सीपी, अब पिछले वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चनों में किया गया है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट 20 यानी कि 120 और डिस्काउंट यानी कि 10% यानी कि 90। आप देख रहे होंगे तो ये मिल जाएगा 3 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, यानी 3 से बढ़ा के रखा गया है कितना 4, यानी कि बढ़ाया गया है कितना, तो 1/3 का मतलब कितना परसेंट, 1/3 का मतलब हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा भाई, प्रतिशत वृद्धि का मतलब कि 33.1/3% आंसर। ठीक है, मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आया होगा। जहां पर भी बोले कि इतना डिस्काउंट देके इतना लाभ हो रहा है, तो एमपी बटा सीपी 100 प्लस प्रॉफिट माइनस बटा 100 माइनस डिस्काउंट कर लेना, बन जाएगा काम, कल्याण हो जाएगा आपको। प्रश्न संख्या 55, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ऐसा दिया हुआ है, उसका परिमाप ऐसा दिया हुआ है, तो बड़ी भुजा जब भी 1/10 में ऐसे देता है तो अनुपात में आपने पढ़ा है कि कोई ऐसे नंबर से गुना कर देना है जो सब ऊपर हो जाए। तो यहाँ पर ऐसे नंबर गुना कर देना है 40 से, 40 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। सबसे बड़ी भुजा कौन सा हो जाएगा त्रिभुज की, अगर मान लीजिए 3 भुजा है तो सबसे बड़ी भुजा कौन है 8। परिमाप दिया हुआ है 85, परिमाप क्या होता है सबका जोड़, तो 5 4 9 8 17, 17 बराबर कितना दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर। तो हमको सबसे बड़ी भुजा तो 8 दिख रहा है, 17 × 5 = 85, 8 × 5 = 40, बड़ी भुजा यानी 40 सेंटीमीटर आपको होगा, जो कि ऑप्शन ए में चमचमा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसी धनराशि ABCD में इस प्रकार बांटना है कि 2:3:7 हो। ABCD के धन क्या होगा 2:3:7:9 हो। ठीक है, बी और डी को मिली राशि ए और सी को प्राप्त राशि से 375 है। रेशियो में ही डायरेक्ट देख लिया कीजिए कि बी और डी को मिली हुई यानी 9:3 12, बी और डी का 12 अनुपात में मिला है। ठीक है, और ए और सी को प्राप्त राशि, तो ए और सी को प्राप्त राशि कितना है, ए और सी को तो 7 × 2 = 9, ए प्लस सी का 9 रुपया,
9 अनुपात, ठीक है। कह रहा है कि उनका जब पैसा है इतना से अधिक है, यानी कि ये जो है वो आपको 3 अनुपात में अधिक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कितना से अधिक है, 775 से। तो ए और डी के हिस्से में क्या अंतर है, तो 3 बराबर क्या लिखेगा, 700 कितना, 3 बराबर कितना 735, और किसका अंतर बोल रहा है हमको, ए और डी का। ए कितना है 2 और डी कितना है 9, तो ए और डी का अंतर कितना होगा, 7 का अंतर होगा। तो 7 निकालेंगे, 3 से कटेगा क्या, 5 3 8, 7 5 12, कटना ही कटना है, 3 से कट रहा होगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 7 पचे 35, लास्ट में 2 2 है 5, और 7 दूनी 14, 14 3 1700, कोई दिक्कत नहीं, गुना करिए, 7 पचे 35 मानते 3, 7 चौका 28 और 3 31, तो 1715 रुपया इसका जरूर आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको केयर करना है, रेशियो का बेसिक क्वेश्चन है, आप समझते होंगे, इतना तो करना ही होगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, आपको देखना है 56 का आंसर, कुछ गड़बड़ है तो देख लीजिएगा कैलकुलेशन। अंतर कितना आएगा डी और ए का, तो 1715 रुपये। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 77 में भाग दीजिए, किससे भाई, तो 46 माइनस, अब आप यहां से तोड़ना शुरू कीजिए। पहले ही दोनों में क्रिया होगा 9 7 63, क्या आपको दिख रहा है, ये 9 7 63 होता तो यहाँ 7 आता इसके बदले, और 7 21, तो 52 में से देखो यहाँ पर 46 माइनस ये ऐसा दे रखा है 66, और माइनस यहाँ पर 52 माइनस कितना करना पड़ता, 21, तो 77 भागे 46 माइनस यहां पर घटा कितना 31, तो 31 घटाएंगे तो कितना 35 होना चाहिए, और 35 घटेगा तो कितना बचेगा 11, और 11 से भगा देंगे कितना बचेगा 7। आपका इसका सही आंसर होगा 7। आपको दिख रहा होगा, बन भी गया होगा मुझे लगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल लग रहा है कि एक भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करने वाला है, और बी है इसी खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। गजब। यदि ए और बी दोनों को भरे होने पर एकांतर रूप से खोला जाए, यानी कि बारी बारी से खोला जाए भरे होने पर, तो और प्रत्येक 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, यानी कि 1 घंटा पहले ए खोला गया फिर बी खोला गया। तो पहले तो मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं यहाँ पर एलसीएम, क्या मान लें एलसीएम आप बताइए। 160 कट जाएगा क्या, 32 पचे 160, और 4 चौका 16 4, यानी कि 5 खाली कर रहा है, भर रहा है कितना 4। अब अल्टीमेटली क्या है कि 1 घंटा में 5 खाली करेगा ए, और ये 4 भर देगा बी। 1 घंटा में ए 1 घंटा में क्या हो रहा है 5 खाली करेगा, जबकि बी 1 घंटा में कितना भर देगा 4, यानी कि खाली होगा कितना 1। समझ में आ रहा है बात। ऐसे सवालों में सबसे पहले जितना खाली होता है टोटल उसको घटा दीजिए। 160 में से 5 खाली हो रहा है तो हमको भरना है 155। पहले कितना खाली करना है हमको 155। तो हमें पता है कि 1 लीटर खाली होने में 2 घंटा लग रहा है। मान लेते हैं 160 लीटर है ना टंकी की क्षमता, मान लिए, तो 1 लीटर खाली होने में कितना, 1 लीटर खाली हो रहा है कितना घंटा में 2 घंटा में। 155 लीटर खाली होने में कितना समय लग जाएगा, यहां पर 155 लीटर खाली होने में 310 घंटा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगला जो बचा हुआ है अभी भी खाली करने के लिए 5 लीटर, तो 5 लीटर खाली करने के लिए तो अकेले कौन खाली कर देगा, ए 1 घंटा में, यानी टोटल समय जो होगा सो इसका 311। आप समझ रहे हो, मैंने 5 पहले ही घटा के सोचा है, जितना होगा ना, जो पहले स्टार्ट हो रहा होगा ना उतना पहले घटा दीजिए। भरने वाला रहता तभी घटाते, जो खाली करने वाला है तभी घटा देंगे। और सोचना केवल 155 खाली करने के लिए है। और जैसा कि पता है कि 1 घंटा में 5 खाली हो रहा है और 4 भरा रहा है अगला घंटा में, यानी 2 घंटा में खाली होगा 1 लीटर। 1 लीटर खाली होगा 2 घंटा में। तो बताइए पहले जितना 5 घटा के आया, 155 लीटर खाली होने में कितना 310 घंटा लगेगा, दुगना समय लग रहा है, दूसरा घंटा इतना घंटा लगेगा। लेकिन सर बचल था अभी 5 लीटर,
तो पहले एक खुला, फिर भी खुला, फिर ए, फिर भी, फिर ए, फिर भी, यानी कि अंतिम में एक ही बारी आएगा। और एक ही बारी अगर आएगा तो 5 लीटर एक ही घंटा में भर देगा, और इसलिए 5 लीटर भरने का ये है, सॉरी 5 लीटर एक ही घंटा में खाली कर देगा। टोटल खाली कितना करना था, टंकी में लबालब भरा हुआ है कितना, 160 खाली करना था, लेकिन 5 हम पहले ही घटा के सोचेंगे, यानी कि 1 लीटर खाली होने होगा कितना घंटा में, 2 घंटा तो 150, 55 लीटर खाली होगा कितना में, 310 में, तो 5 लीटर लास्ट में एक बचल रहेगा खाली करने के लिए, उसको एक ही घंटा में निपटा देगा। इस तरह से 311 इसका उपयुक्त आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आता है तो पर्सनली भी डिस्कस किया कीजिए, या संडे को डिस्कस किया कीजिए, या आसपास को कि क्या चक्कर है घटाने का, क्यों घटाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पी क्यू का 30% अधिक कार्यकुशल है, यानी 100 काम करता है क्यू, तो ये 130 काम करता है, इफिशियंसी है इसका, यानी 13 काम करेगा तो ये 10 काम करेगा। यदि पी अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है, यानी 13 काम के हिसाब से 20 दिन में करता है, 13 लड्डू के हिसाब से 20 दिन में काम करता है, समझ रहे हो। तो उसी काम को क्यू अकेले करता है तो 10 के हिसाब से कितना दिन में करेगा, तो 26 दिन में कर देगा। इसका आंसर हो गया 26 दिन। अगले सवाल की तरफ, और अंतिम सवाल है, कहता है कि 20% छूट देने के बाद भी 17% लाभ होता है, फिर एमपी बटा सीपी कितना छूट, 20%, 22% छूट देने के बाद भी कितना लाभ हो रहा है, 17%। तो एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 प्लस तो क्या पूछता है, अंकित मूल्य उस क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर पी 22% यानी कि 122 ना, सॉरी डिस्काउंट कितना 17% लाभ हुआ तो 117 हो जाएगा ऊपर, और डिस्काउंट 22 हुआ तो कितना बचेगा, 78, 78 बटेगा, काटिए इससे, 13 17 से और 13 छक 78, और ये कट जा रहा होगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6। आप देखिएगा तो कितना बढ़ाकर रखा गया है, बढ़ाकर रखा गया है। ये एमपी आया ना, तो एमपी 3 रुपया और सीपी कितना रुपया, 2 रुपया, कितना बढ़ाया गया है, एक कितना में बढ़ाया गया है, तो सीपी से बढ़ाकर रखा गया है, रखा गया, कितना रखा गया बढ़ाकर, 1 रुपया, कितना में, 2 में, तो कितना परसेंट, तो भाई हो जाएगा यहाँ पर 50%, 50% बढ़ाकर रखा गया। इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा, और मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। ईएमपी बटा सीपी कई जगहों पर काम आता है, इसी तरह से मेहनत करते रहे, देखते रहे हमेशा से आप सारे सॉल्यूशंस पर काम करें। केवल सेट लगाना, घर पे जाके उस सेट को फेंक देना इतना पर्याप्त नहीं है, इज्जत करें, उस सेट लगा के जाते हैं उसको सॉल्यूशन लेके, उससे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। आपके लिए हर साल हमेशा से साथ में आपके काम किया जा रहा है। अगर आप लोग सचमुच इसका कद्र करते होंगे तो दुनिया आगे आपको कद्र करेगा। आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।